गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम सोल्व की थी और उस प्रॉब्लम में हमने एक रेजिस्टेंस से हमारे पास उन रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया था। उसके बाद हमने उन हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट निकाल लिया था और सिंपली हमने वही रेजिस्टेंस पैरेलल और सीरीज निकालने के लिए जो फॉर्मूले यूज होते हैं उन्हीं का यूज किया था। लेकिन बच्चों कई जगह ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास आती है जिनमें हम सिंपली उन फॉर्मूलाज को यूज नहीं कर सकते हैं। उन फॉर्मूले की मदद से हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह के सर्किट को सोल्व करने के लिए एक जर्मन फिजिसिस्ट थे रॉबर्ट किरचॉफ, उन्होंने यहां कुछ रूल दिए, 2 रूल दिए उन्होंने, और उन्हीं रूल्स के बारे में आज हम यहां डिस्कस करेंगे कि वो रूल्स क्या हैं और कैसे हम उनकी मदद से करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे। आज का टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स ने हमारे पास यहां 2 रूल हमें दिए। एक रूल हमारे पास बनता है किरचॉफ्स करंट रूल और इसको हम नाम देते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। दूसरा इसका नाम हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। थर्ड हम इसका नाम करंट रूल भी बोलते हैं, करंट रूल। ये तीनों नाम हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट रूल था किरचॉफ्स का और इस फर्स्ट रूल में इन्होंने बताया, पहले आप ये देख लीजिए कि जो जंक्शन है वो क्या होता है। जंक्शन आपको पता है, आपने ट्रेन के बारे में सुना होगा कि रेलवे जंक्शन। अब वहां रेलवे जंक्शन का क्या मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी जगह जहां पे बहुत सारी ट्रेनें आ भी रही हो और जा भी रही हो, उस जगह को हम नाम देते हैं रेलवे जंक्शन। जैसे हमारे नजदीक में अगर हम रेवाड़ी की बात करें तो वहां जो रेलवे स्टेशन है उसे हम रेलवे जंक्शन के नाम से बोलते हैं, क्योंकि वहां उस स्टेशन पे बहुत सारी ट्रेनें आती भी रहती हैं, बहुत सारी ट्रेनें जाती भी रहती हैं। हमने वहां नाम दिया रेलवे जंक्शन, क्योंकि उस पॉइंट से ट्रेन जा रही हैं तो रेलवे जंक्शन बनेगा। अगर कुछ और जाता, अगर एक जगह से बहुत सारी बस आ रही हैं, बहुत सारी बस जा रही हैं, तो हम उसे बस जंक्शन का नाम देते सिंपली। अगर किसी जगह पे करंट आ भी रहा है और वहीं से करंट जा भी रहा है तो हम उसे नाम देंगे करंट जंक्शन। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे करंट आता भी है और जिससे करंट जाता भी है। उस पॉइंट का नाम सर्किट में, उस पॉइंट का हम नाम देंगे जंक्शन। यहां पे आप देखिए, यह कहता है अकॉर्डिंग टू दिस, इस फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या है, according to this the algebraic sum of current meeting at a junction is 0। अब ये क्यों 0 बना वो हम आगे बात करेंगे। सेकंड इसकी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस एट एनी जंक्शन सम ऑफ करंट, अकॉर्डिंग टू दिस एट एनी जंक्शन, मतलब कोई भी वो पॉइंट मान लो जहां 2 या 2 से ज्यादा करंट आ रहे हैं, जा रहे हैं। एट एनी जंक्शन सम ऑफ करंट sum of current entering
इक्वल्स टू सम ऑफ करंट लीविंग, सम ऑफ करंट लीविंग। अब इसको यहां से देखिए, मान लो कि ये पॉइंट हमने मान लिया और इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया है O। इस पॉइंट पे बहुत सारे करंट आ रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो यहां हमने दिखाया कि ये करंट हो गया है, ये करंट हो गया है, ये करंट इधर है, ये जो एरो है ये करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, ये कुछ ऐसे हो गया है। इसका हमने नाम दिया I1, इसका I2, I3, I4, I5। इस पॉइंट O को हम नाम देंगे जंक्शन। क्यों जंक्शन नाम देंगे? क्योंकि इस O पॉइंट पे करंट आ भी जा रहा है और करंट जा भी रहा है, बहुत से करंट आ रहे हैं, बहुत से करंट जा रहे हैं, तो हम इसका नाम देंगे जंक्शन। अब यहां पे कहता है कि इस जंक्शन O पे जितने भी करंट आ रहे हैं उन सब का अगर हम सम कर दें तो वो 0 के बराबर आएगा। सेकंड में कहता है, बात तो वही है लेकिन थोड़ा तरीका अलग है, कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा होगा। करंट रुक तो नहीं रहा है कहीं भी, जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। जैसे एक नली में पानी है, मान लो एक पाइप में पानी है, तो जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी आगे जाएगा। अदरवाइज आपने पानी रोक दिया तो पाइप फट भी सकती है। सो वहां पे पानी जमा हो ही नहीं रहा है, जितना आ रहा है उतना ही जाएगा, तो बराबर हुआ, जितना आया इक्वल्स टू जितना गया। यहां भी वैसा ही है, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। सो क्या मैं यहां पे जो करंट आ रहा है उनको देखिए, I1 प्लस I2 प्लस I4, ये करंट हमारे पास आ रहे हैं और इन सब का जो सम है वो बराबर होगा जितना जा रहा है। कितना जा रहा है? I3 प्लस I5। अब ये नहीं सोचना कि आ तो 3 रहे थे, जा 2 ही रहे हैं। ये 3 करंट जो था टोटल ये था, इनको हमने केवल 2 पार्ट्स में ही डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ऐसा हो सकता है ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये 5 एम्पियर, ऐसा था। अब की बार हमने क्या किया कि 5 एम्पियर एक में चला गया, 5 एक में चला गया, अब भी 10 ही रहा कि नहीं। सो जितना आ रहा है उतना ही हमारे पास जाएगा। ये हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आई है स्टेटमेंट। ये किरचॉफ फर्स्ट रूल हमें बताता है। अब यहां से सेकंड को तो हमने बता दिया, फर्स्ट में जो 0 था वो कैसे आएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इस इक्वल्स टू के इस तरफ इसको लाओगे तो ये नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, दोनों बराबर, तो क्या 0 बनेंगे कि नहीं। मैं इसको ये लिख दूं, I1 प्लस I2 प्लस I3 सॉरी प्लस I4 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल्स टू 0। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने लिखी थी, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये एक ही, बस लिखने का तरीका अलग है। सो यहां से आपको पता चला कि एक पॉइंट पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा। ये किरचॉफ फर्स्ट रूल की स्टेटमेंट है और इसमें करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है, इसका मतलब जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जा भी रहा है। सो यहां पे चार्ज ना ज्यादा हो रहा ना कम हो रहा, जितना चार्ज था हमारे पास उतना ही रहा। क्या ये कंडीशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सेटिस्फाई नहीं करती है? यही कारण है कि किरचॉफ फर्स्ट रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है। सो इट मीन्स किरचॉफ्स फर्स्ट रूल supports law of conservation of charge, law of conservation of
चार्ज। इसकी ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई है। सेकंड, ये जो लॉ है इसको हम एक क्लोज सर्किट में भी लगा सकते हैं, ओपन में भी लगा सकते हैं। ये जो हमने दिखा रखा है ये एक ओपन सर्किट है, इसमें हमने कहीं क्लोज नहीं लिया है, मतलब जहां से आए हैं वहां हम नहीं जा रहे हैं। क्लोज तब होता है जब इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो जाएं तो वो क्लोज बनेगा, लेकिन यहां क्लोज नहीं है। उसके बावजूद भी ये किरचॉफ्स फर्स्ट रूल यहां एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये किरचॉफ्स फर्स्ट रूल ओपन सर्किट में भी काम करेगा, साथ में इस तरह के क्लोज सर्किट में भी काम करेगा। सो इट इज एप्लीकेबल इन ओपन एज वेल एज इन क्लोज सर्किट, दोनों में ये काम करेगा। ये हमारे पास किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है। अब यहां एक चीज आप और ध्यान रख लीजिए, साइन कन्वेंशन। जब हमने यहां आप देखिए ये I1, I2, I4 वो करंट है जो आ रहे हैं इस जंक्शन O पे। I3, I4, I3, I5 ये वो करंट है जो जा रहे हैं इस जंक्शन से। जो करंट आ रहे हैं उनके आगे प्लस साइन है, जो करंट जा रहे हैं उनके आगे माइनस साइन। सो यहां ये साइन कन्वेंशन ये हम अज्यूम करके चलते हैं, मान के चले हैं कि जो करंट जंक्शन पे आएगा उनके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, जो जाएगा उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। आप अपोजिट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लो, जब मैं इक्वल्स टू के इस तरफ इसको लेके आया तो ये माइनस बना, अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊं तो ये माइनस बन जाएगा, ये पॉजिटिव बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए साइन कन्वेंशन है कि यहां पे करंट एंटरिंग के लिए हम पॉजिटिव साइन, फॉर करंट एंटरिंग और फॉर करंट कमिंग एट O उसके लिए हम यूज करेंगे पॉजिटिव साइन, और फॉर करंट लीविंग जंक्शन O उसके लिए हम यूज करेंगे नेगेटिव साइन। यह हमारे पास किरचॉफ्स फर्स्ट रूल की स्टेटमेंट है। इसको हम नाम जंक्शन रूल भी दे सकते हैं, करंट रूल भी हम इसका नाम दे सकते हैं। और ध्यान रखिए कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करेगा। ये स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख देता हूं, समेशन I इक्वल्स टू 0, सबका सम 0 के बराबर आएगा। ये हमारे पास किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है। किरचॉफ्स सेकंड रूल क्या कहता है उस पे चलते हैं। यहां से शुरू होता है हमारा किरचॉफ्स सेकंड रूल। इसको हम वोल्टेज रूल भी नाम देते हैं, या हम इसको लूप रूल भी नाम देते हैं। अब ये लूप क्या बनेगा, जंक्शन आपने देख लिया है, लूप की डेफिनेशन मैं यहां लिख देता हूं, इट इज द क्लोज्ड पाथ इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इस सर्किट को मैं ऐसे लिख रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो क्लोज पाथ बनेगा उस क्लोज पाथ का ही नाम हम देते हैं लूप। जैसे मैं यहां ए से चलूं और घूमता घूमता यहां या तो इससे जाऊं तो वापिस ए पे जाऊं, या ये रास्ता लूं तो भी वापिस अगर ए पे चला गया, तो ये जो बनेगा हमारे पास क्लोज पाथ, इसको हम नाम देंगे लूप। एक क्लोज पाथ इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो बनेगा उसका नाम होगा लूप। अब किरचॉफ्स रूल पे आते हैं कि ये सेकंड रूल, जिसे हमने वोल्टेज रूल भी नाम दिया, लूप रूल भी नाम दिया,
ये क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग था कि जो सम है करंट का वो बराबर आएगा जीरो के। क्यों आएगा? क्योंकि जितना आ रहा था उतना ही जा रहा है, तो एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को नेगेटिव, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट, जीरो बना दिया। ये क्या कहता है? नाम से पता चल रहा है, इसमें करंट था तो इसने करंट के बारे में बताया, इसमें वोल्टेज है तो ये वोल्टेज के बारे में बताएगा। सो ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस, according to this, the algebraic sum of change in potential, जो चेंज आएगा पोटेंशियल में वो चेंज जीरो के बराबर होगा। algebraic sum of change in potential मस्ट बी जीरो। कहने का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू जीरो। यह स्टेटमेंट है किरचॉफ सेकंड रूल की, जिसको हमने नाम दिया वोल्टेज रूल और लूप रूल। दूसरा हम इसकी स्टेटमेंट यह भी दे सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF is equal to algebraic sum of product of resistance and currents flowing through them। दूसरी स्टेटमेंट इसकी ये बनेगी, और algebraic sum of EMF equals to algebraic sum of product of resistance and current flowing through them and current flowing through them। इसका मतलब सम ऑफ EMF इक्वल्स टू IR। इसकी स्टेटमेंट वन बाई वन हम समझते चलते हैं। आप देखिए, कहता है कि सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। हमने जब EMF सेल और उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की थी, तो मैंने कहा था कि इस टर्मिनल से आउटर साइड में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, जिसके कारण चार्ज मूव करेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है नेचर में, और अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो उस कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन आएगा एक क्लोज पाथ में वो जीरो बनेगा। और अगर वर्क डन जीरो आ रहा है तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो बनेगी क्योंकि वर्क डन जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसका मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो बनेगी। भाई मैं ए से चला और वापिस ए पे ही पहुंच गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। इसका मतलब टोटल चेंज इन ईएमएफ या पोटेंशियल इक्वल्स टू जीरो। यह हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट आप देख लीजिए, यहां पे यह कहता है कि ईएमएफ इक्वल्स टू आई आर। भाई इस ईएमएफ ने E1 जो फर्स्ट बैटरी हमने लगा रखी है, इस फर्स्ट बैटरी ने यहां कुछ वर्क किया और इस फर्स्ट बैटरी सेल के कारण कुछ करंट फ्लो हुआ। देखिए करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से और एंटर करेगा नेगेटिव टर्मिनल में। फर्स्ट सेल है, करंट का नाम दे दिया I1। यहां से ये जाएगा और ये जाएगा, इसका हमने नाम दिया I।
1। सिमिलरली इस ईएमएफ सेकंड सेल जिसकी ईएमएफ E2 है, इससे भी एक करंट फ्लो होगा और इससे करंट फ्लो होगा I2 और ये I2। इस पॉइंट पे आते ही I1 और I2 मिलेंगे, इसका मतलब ये दोनों मिलकर जाएंगे और इसका हमने नाम दिया I3। जैसे ही ये यहां से फिर आगे निकलेंगे, I1 इधर चला जाएगा, I2 इधर आएगा, सो यहां I2 आएगा। ये रेजिस्टेंस का नाम R1 दे दो, इसका नाम R2 और इसका नाम R3। अब यहां इस कंडीशन को लिखने के लिए आप देखिए, आप इस सर्किट में किसी भी पॉइंट से चलिए, बस ये ध्यान रखिए कि आपको पहुंचना वापस उसी पॉइंट पे है। सो अगर मैं ये ले लूं A B C D E F और फिर वापस A पे आ गया, तो एक क्लोज पाथ बन गया है, ये एक लूप बन गया है A B C D E F। सो आप देखिए, फॉर क्लोज पाथ A B C D E F A। अब आप A से इधर चल लीजिए, चाहे ऐसे आ जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। A से चलेंगे A पे पहुंचेंगे, लेकिन यहां A से चलने के लिए आप ये भी रास्ता चूज कर सकते हैं और आप ये भी चूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखिए, करंट अगर आपकी ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव मानेंगे, आपसे अपोजिट है तो आप नेगेटिव मानेंगे, इतना डिफरेंस करना है। अगर मैं इससे चलूं, सो आप देखिए, यहां A से चलता हूं, A से चलूंगा, B पे जाऊंगा, B से C पे आते ही यहां पे आएगी ये बैटरी जिसकी ईएमएफ है E2। पहले कौन से टर्मिनल से मैं टकराऊंगा? पॉजिटिव से, तो आप पहले लिखेंगे E2 और पॉजिटिव साइन के साथ। फिर आगे आते हैं, यहां आते ही रेजिस्टेंस आ गया है और रेजिस्टेंस है तो इसमें से करंट भी फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट जा रहा है ऐसे, हम आ रहे हैं ऐसे, तो अपोजिट साइन के कारण यहां ओम्स लॉ से नेगेटिव साइन के साथ आप लिखेंगे I2 R2। आप यहां पहुंच गए हैं, यहां से E पे, E से F पे जाते ही आप आगे देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस है, उसमें से करंट I1 है। फिर से ओम्स लॉ से आप यहां लिखेंगे I1 R1, लेकिन अब की बार साइन आप माइनस नहीं पॉजिटिव लगाएंगे, क्योंकि आप चल भी ऐसे ही रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, तो प्लस साइन, साथ में अब आती है ईएमएफ E1 और इसका पहले आप नेगेटिव टर्मिनल देखेंगे तो -E1 इक्वल्स टू, अब दोबारा आप वहीं पहुंच गए हैं, ये सम था सबका, दिस इज द सम ऑफ चेंज इन ईएमएफ एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी, तो ये 0 के बराबर आएगी। वैसे भी आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं VA माइनस VB, ऐसे लिखते हैं। आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इसका मतलब VB की जगह आप लिखेंगे VA। कितना आया? 0। तो चेंज कितना आया? 0। यह भी चेंज था, किसके बराबर लिखेंगे? 0 के बराबर। सो यहां पे हमने 0 के बराबर लिखा, यह आ गया है E2 माइनस E1 माइनस I2 R2 प्लस I1 R1 इक्वल्स टू 0। अगर ईएमएफ को एक तरफ रख लीजिए, इनको एक तरफ रख लीजिए, हमारे पास E2 माइनस E1, नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बनेगा, E2 R2, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव बनेगा I1 R1। और यही तो ये स्टेटमेंट थी, ये ईएमएफ हो गई है और ये प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ये हमने क्लोज पाथ A B C D E F
ए में लगाया और हमारे पास ये कंडीशन आ गई है। अब यहां पे आप और भी क्लोज पाथ ले सकते हैं, और अगर यही क्लोज पाथ लें और आप डायरेक्शन चेंज कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब की बार मैं ए से चलूंगा एफ पे, एफ से ई पे, डी पे, सी पे, बी और फिर ए। तो अब की बार ये डायरेक्शन चलेंगे। आप देखिए जैसे ही हम ए से यहां जाएंगे हमारे पास फर्स्ट सेल का फर्स्ट टर्मिनल आएगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो आप लिखेंगे +E1। आगे आएंगे, अब इस रेजिस्टेंस में से करंट I1 है, रेजिस्टेंस R1, ओम्स लॉ से आप लिखेंगे I1 R1, लेकिन साइन अब की बार पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो ये नेगेटिव आ गया है। आगे एफ से ई पे आएंगे, ई से डी पे आएंगे, इसमें आपको नहीं जाना है क्योंकि आपने ये क्लोज पाथ लिया है ए एफ ई डी सी बी ए। अगर आप इस पे चले जाएंगे तो ये नीचे वाला छूट जाएगा। आपको पूरा कवर करना है तो इसे छोड़ना पड़ेगा और इससे जाना पड़ेगा। सो -I1 R1, यहां आते ही I2 R2 और सेम डायरेक्शन है आपकी और करंट की, तो पॉजिटिव साइन। जैसे ही यहां आएंगे सेकंड सेल और इसके लिए -E2 इक्वल्स टू 0, वापिस वहीं पहुंच जाएंगे। अब आप देखिए मैच कराइए इनको, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और यही आएगी आपके पास। माइनस साइन ले लीजिए इसमें से कॉमन, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव था, ये तो पॉजिटिव बन गया। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव बन गया। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इक्वल्स टू 0। जो माइनस कॉमन था वो इधर आके 0 बन गया है। अब आप देख लो इसमें E2 -E1 इक्वल्स टू इधर लेके आएंगे राइट साइड में तो नेगेटिव तो बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव I1 R1। और यही तो वो स्टेटमेंट है, सम ऑफ EMF इक्वल्स टू सम ऑफ दिस। आप देखिए ये और ये दोनों बराबर आ रही हैं। सो आप किसी भी रास्ते से चलिए, किसी भी डायरेक्शन में चलिए, आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। जिस बैटरी के जिस टर्मिनल से आप पहले टकराएंगे वो साइन आप EMF के लिए लेंगे। अगर आप करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, करंट से अपोजिट चलते हैं तो आप नेगेटिव लेंगे। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर आप किसी भी लूप में किरचॉफ्स सेकंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसी किरचॉफ सेकंड रूल को इस लूप में लगाते हैं, A B E F A फॉर इन क्लोज लूप A B E F A। फिर से आप ऐसे चल लीजिए, ऐसे चलिए, कोई समस्या नहीं है। हम ऐसे चलेंगे, ए से जाएंगे बी पे, बी पे जाते ही यहां करंट I3, रेजिस्टेंस R3, तो आप लिखेंगे I3, सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव साइन। ई पे जाते ही एफ पे, एफ से जाते ही आपको मिलेगा I1 R1, यहां भी हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम I1 R1। आगे बैटरी आएगी सेल जिसकी EMF E1 लेकिन नेगेटिव टर्मिनल टकराएगा, तो लिखेंगे -E1 इक्वल्स टू 0। सो यहां हमारे पास आ गया है, ये तो फर्स्ट की स्टेटमेंट थी, टोटल चेंज इन EMF इक्वल्स टू 0। सेकंड थी सम ऑफ EMF इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। सो ये E1 इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I3 R3, ये हमारे पास आ गया है। ये कंडीशन है।
ये हमारे पास किरचॉफ सेकंड रूल था, और इसमें हम जिस पॉइंट से चल रहे हैं उसी पॉइंट पे वापस पहुंच रहे हैं, और ये वर्क हमारे पहुंचने का मतलब चार्ज जा रहा है, ये ध्यान रखिए। कभी आप सोचो कि हम तो यहीं बैठे हैं, तो जो चार्ज है वो ए से चला था वापिस ए पे ही चला गया है। इसका मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहां थी पहले, वापिस वही पहुंच गया है, तो उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन कर ली होगी। तो यहां इस किरचॉफ सेकंड रूल में जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी सिस्टम की, या सॉरी चार्ज की, वो सेम रही है। हालांकि जब चार्ज रेजिस्टेंस में से पास होता है तो उसे कुछ वर्क करना पड़ता है, लेकिन जब वही चार्ज इस बैटरी सेल में से जाएगा तो सेल उसको फिर उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। तो जितनी यहां कम हुई थी उतनी यहां इंक्रीज हो गई है। सो कुल मिला के यहां चेंज एनर्जी का जीरो आया। इट मींस एनर्जी ऑफ ए चार्ज इज कंजर्व्ड। यही कारण है कि किरचॉफ सेकंड रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। सो इसमें हम ये लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां लिख रहा हूं मैं इसके कुछ पॉइंट्स। किरचॉफ सेकंड रूल सपोर्ट, it supports law of conservation of energy। और वैसे भी आप देखिए, ये जो वर्क हो रहा है चार्ज को मूव करने में, ये वर्क कंजर्वेटिव फोर्स करा रहा है, और कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। अगर इनिशियल और फाइनल सेम तो वर्क डन जीरो। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ना कम हुई ना ज्यादा हुई, जितनी थी उतनी ही रही। और यही बात तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। सेकंड, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल ओपन सर्किट में भी एप्लीकेबल है, क्लोज में भी एप्लीकेबल है, लेकिन किरचॉफ सेकंड रूल एप्लीकेबल ओनली इन क्लोज सर्किट। ये क्लोज पाथ के लिए एप्लीकेबल है, ओपन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड पाथ। ये हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट रूल और किरचॉफ सेकंड रूल है। इन रूल्स की मदद से इजीली हम एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो होगा हमारे पास रेजिस्टेंस का, उसे हम सोल्व कर सकते हैं। सो ये आप इसको करिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्लोज के लिए भी एप्लीकेबल था किरचॉफ फर्स्ट रूल, इसको भी आप देख लीजिए कि भाई जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। बैटरी से I1, इस सेल से I1 करंट एग्जिट करता है, आ भी कितना रहा है, I1 ही आ रहा है। सो ये ओपन के लिए भी एप्लीकेबल है, क्लोज के लिए भी एप्लीकेबल है, ये दोनों में एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये केवल क्लोज में एप्लीकेबल होगा। ये आज का लेक्चर था, इसको करिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रॉब्लम्स हैं रेजिस्टेंस की, जिनको इनकी मदद से हम सोल्व कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।